हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया के बारे में। इसी को बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी, बीपीएच, प्रोस्टेटाइटिस या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट भी कहते हैं। हिंदी में इसे गदूद का बढ़ जाना भी कहते हैं। दोस्तों, पुरुषों में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसमें उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है। ये आमतौर पर कैंसरस नहीं होती। दुनिया में करीब 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद के लोगों में करीब 60% लोग ऐसे देखे जाते हैं जिनमें ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये बढ़ जाती है। दोस्तों, पुरुषों के जीवन में प्रोस्टेट ग्लैंड दो बार बढ़ती है। एक तो प्यूबर्टी के समय, जिस समय हमारे हार्मोन्स पीक पर होते हैं, सक्रिय होते हैं, उस समय ये अपनी साइज की करीब 2 गुनी बढ़ जाती है। फिर पूरी जवानी भर ये मेंटेन रहती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा हार्मोन लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल घटने लगता है और हम उतना सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहते, वैसे वैसे 45-50 वर्ष की उम्र में हार्मोन के कारण ही इसकी बढ़त फिर से देखी जाती है। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पौरुष ग्रंथि हमारे यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे एक अखरोट या एक आंवले के बराबर की ग्लैंड है। ये मेल्स में मतलब सेक्सुअल हार्मोन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है। इसका काम सीमेन के लिए फ्लूइड बनाना है और इसे प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहते हैं। ये मेल फर्टिलिटी के लिए जरूरी होता है। ये रेक्टम के ठीक सामने स्थापित होती है। दोस्तों, पेशाब निकलने वाली पाइप यानी कि यूरेथ्रा और सीमेन निकलने वाली पाइप इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से निकलती है। जब भी कभी इस ग्लैंड में सूजन आ जाती है या ग्लैंड बढ़ जाती है, तब तमाम तरह की यूरिनरी प्रॉब्लम देखने में आती हैं। 40-50 वर्ष की उम्र तक पुरुषों में जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी दीवारें मोटी हो जाती हैं, इसकी वाल्स मोटी हो जाती हैं और ये उतना एक्टिव नहीं रहता, इसकी मसल कमज़ोर हो जाती हैं और इसे पूरा यूरिन निकालने में दिक्कत होती है। इसमें यह भी देखा जाता है कि पूरा यूरिन एक बार न निकाल पाने के कारण थोड़ा यूरिन उसमें ब्लैडर में बचा रहता है। दोस्तों, इसके कारणों के बारे में बात करते हैं। पहला कारण तो यह है जेनेटिक हिस्ट्री, यानी यदि हमारे पिताजी को प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की परेशानी थी तो ये हमें भी होने की बहुत उम्मीद है। दूसरा कारण इसका होता है एज, यानी 45-50 साल की उम्र के बाद में जब हमारे हार्मोन लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल घटने लगता है, तभी उस समय ये होती है। तीसरा कारण है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। जो लोग आरामदायक जीवन शैली अपनाते हैं उनमें ये ज़्यादा देखी जाती है, या ये कह लीजिए कि लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते उनको ज़्यादा देखी जाती है। मेहनती लोगों में, परिश्रमी लोगों में ये शिकायत बहुत कम देखने में आती है। इसका अगला कारण हो सकता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत रहती है उनमें भी ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने के बहुत आसार होते हैं। इसका अगला रीजन हो सकता है कुछ मेडिकल कंडीशन, जैसे मोटापा, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी और इनसे ली जाने वाली दवाइयाँ। इसकी वजह से भी प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन देखी जाती है। अब देखते हैं दोस्तों, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है तो क्या क्या लक्षण दिखेंगे। पहला लक्षण तो यह होगा कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। बार बार आपको पेशाब जाना पड़ेगा और हर बार आपको अनफिनिश्ड सेंसेशन होगा। आपको लगेगा कि अभी पेशाब पूरी तरह से निकला नहीं है। पेशाब जाने की लगातार तीव्र इच्छा बनी रहेगी। पेशाब आने में देर लगी और टॉयलेट में देर तक बैठना पड़ सकता है। पेशाब की धार पतली और कमज़ोर हो सकती है। पेशाब बूंद बूंद करके आ सकता है। रात को कई बार पेशाब के लिए जाना पड़े, उसके लिए आपको स्लीप एपनिया हो सकती है, यानी ठीक से आपको नींद नहीं आएगी। पेशाब करने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ सकता है। बिना कारण एंग्जाइटी, तनाव, थकान, कमजोरी और डिप्रेशन महसूस हो सकता है। अनजाने में पेशाब निकल जाने के डर से टेंशन बना रहेगा, तनाव बना रहेगा। पेशाब करने के बाद भी थोड़ा पेशाब, यानी जो यूरेथ्रा जिसकी लंबाई करीब 20 सेंटीमीटर होती है, उसमें बचा हुआ पेशाब भी कपड़ों में निकल जाता है। इसे ड्रिबलिंग कहते हैं। पेशाब करते समय या सेक्स के बाद यूरेथ्रा में जलन और दर्द महसूस हो सकता है। पेशाब में अलग तरह की गंध महसूस हो सकती है। जाड़ा लग के हल्का बुखार भी आ सकता है। इसमें दो तरह की इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है। पहला तो होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यानी जब भी कभी पेल्विक मसल पर कोई जोर पड़ेगा, थोड़ा सा भी जोर पड़ेगा, जैसे खांसने में, छींकने में, हंसने में, जोर से बोलने में, कोई भारी सामान उठाने में, दौड़ने में, एक्सरसाइज करने में, थोड़ा पेशाब निकल जाएगा। इसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। जब भी स्ट्रेस होगा पेल्विक मसल्स पे, तब थोड़ा पेशाब लीक कर जाएगा। दूसरा होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में इस तरह का होता है कि आपको पेशाब बहुत तेज बेग मालूम होगा, बहुत तेज लगेगी और जब तक आप संभलें और तैयार हों तब तक यूरिन निकल जाता है। दोस्तों, इसका पता अगर ये सिम्टम है भी
तो कोई जरूरी नहीं कि आपको प्रोस्टेट ही बढ़ा हुआ हो, ये लक्षण कई और बीमारियों के भी संकेत हो सकते हैं। इसका पता जो है चलेगा अल्ट्रासोनोग्राफी से। अल्ट्रासोनोग्राफी में पता चल जाएगा कि आपकी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, यदि बढ़ी हुई है तो कितना बढ़ी हुई है और ये कितना कंप्रेस कर रही है। दोस्तों, अब इसमें देखते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे। कॉम्प्लिकेशन में इसके कई गंभीर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अचानक से पेशाब रुक सकता है, पेशाब में खून आ सकता है, यूटीआई यानी मूत्र मार्ग में संक्रमण हो सकता है, ब्लैडर में पेशाब रुका रहने के कारण उसमें स्टोन फॉर्म हो सकते हैं, यूरिनरी स्टोन बनने लग सकते हैं। ब्लैडर और किडनी पर पेशाब रुका रहने के कारण जो प्रेशर बनेगा, जिसके कारण ब्लैडर और किडनी डैमेज हो सकती हैं। दोस्तों, इसके बचाव के तरीकों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसके बचाव के तरीकों के लिए कि थोड़ा जो है आप नियमित व्यायाम करें। सवेरे शाम रोज आपको व्यायाम करना है। व्यायाम में हम आपको 3 एक्सरसाइज बताते हैं। पहली एक्सरसाइज है मंडूक आसन। मंडूक आसन में वज्रासन में बैठना पड़ता है। उसके बाद अपनी मुट्ठियों को नाभि के पास रखें और अपने सीने को घुटनों से मिलाने की कोशिश करें। ऐसी स्थिति में सांस को बाहर निकालना होता है। दूसरा आसन है गौ आसन। गौ आसन में अपने घुटनों और दोनों हाथों के बल खड़े होना होता है गाय की तरह, और एक पैर उठाना पड़ता है, एक पैर सीधा रखना पड़ता है, यानी 2 हाथ और एक घुटने के सहारे आपको टिके रहना होता है जब तक आप थक न जाएं। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। उसके बाद में यही पोजीशन दूसरे घुटने के साथ करनी है, दूसरा पैर सीधा करना है होता है। ये 5-5 बार करना है, सवेरे भी और शाम भी। तीसरी एक्सरसाइज है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज में पेल्विक मसल्स यानी नीचे के पूरे हिस्से को सिकोड़ना पड़ता है और उस सिकोड़ी हुई अवस्था में रोके रहना पड़ता है, यानी होल्ड रखना पड़ता है, जो आपकी सामर्थ्य के हिसाब से हो। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। ये 5 बार सवेरे और 5 बार शाम को करना होता है। ये किसी भी स्थिति में हो सकता है, बैठ करके, खड़े होकर के, लेट करके। तो ये करना जरूरी है। अपने वजन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर वजन आपका ज़्यादा होगा तब भी ये दिक्कत आ सकती है। वजन पर नियंत्रण रखने के लिए BMI फार्मूले को अडॉप्ट करें। BMI का फार्मूला है वेट इन kgs डिवाइडेड बाई हाइट इन स्क्वायर मीटर। इसका रिजल्ट यदि 18 से कम है तो इसका मतलब आप अंडरवेट हैं। यदि 18 से 25 के बीच में है तो आपका वेट आइडियल है, और यदि 25 से 30 के बीच में है तो आप ओवरवेट हो रहे हैं। अपने वजन को नियंत्रित करने की कोशिश कीजिए, और अगर 30 के ऊपर भी है तो ये खतरनाक स्थिति है और इसको रोकथाम के लिए तुरंत उपाय करें। दोस्तों, अब इसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैसे तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, वो आपकी जांच करेंगे, देखेंगे, हो सकता है आपका अल्ट्रासाउंड कराएं और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दवा देंगे। पर मेरी बताई हुई दवाइयों से आपको पूरा आराम हो सकता है। इसमें जो हम अपने पेशेंट को दवाइयाँ देते हैं, वैसे तो कई बार बदल के देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जो मेन दवाइयाँ हैं उनमें पहली दवाई देते हैं रेक्वेक जर्मनी की R25 की 10-10 बूंदें 1/4 कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार पीना है। दूसरी दवाई है कास्टिकम। यदि आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस यानी हंसने, खांसने, छींकने इत्यादि में थोड़ा पेशाब लीक कर जाता है तो आपके लिए कास्टिकम 200 रोज सवेरे लेनी है एक बार। यह दवा बहुत उत्तम है। तीसरी दवाई है प्रोस्टोनम। प्रोस्टोनम की ही 1/4 कप पानी में 20 बूंद डाल करके दिन में 3 बार पीना है। इसके अलावा ब्राइटाकार 30, ये दवा भी बहुत अच्छी है इस कंडीशन के लिए। इस दवाई की 4-4 बूंद या 4-4 गोली दिन में 3 बार लेना है। उसके अलावा एक मिक्सचर देते हैं जिसमें 2 मदर टिंचर शामिल होती हैं। पहली मदर टिंचर है सबल सेरुलेटा मदर टिंचर और दूसरी मदर टिंचर है चिमाफिला मदर टिंचर। ये दोनों मदर टिंचर 1/4 कप पानी में 15-15 बूंद डाल करके दिन में 3 बार लेना है। ये दवाई 6 महीने तक लेनी है। चूँकि प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। 6 महीने तक लेनी है। 6 महीने में स्थिति आपकी बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। आप जो बताई हुई एक्सरसाइजेज हैं ये करते रहें, आपको दोबारा से रिलैप्स नहीं करेगा, दोबारा से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया के बारे में। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।